हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी क्या है, तो साइकोलॉजी को क्या बोला गया है, स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस, है ना। इसको हम किसका नाम दे देते हैं? साइकोलॉजी का नाम दे देते हैं। तो अब ये जो स्टडी है, चाहे एक्सपीरियंस की हो, बिहेवियर की हो, मेंटल प्रोसेसेस हो, है ना, किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए हमें कुछ मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है ना, उस चीज़ को इंक्वायर करने के लिए कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वही हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है मेथड से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको जो मेथड हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है सारे मेथड, क्योंकि मेथड्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। असेसमेंट इवैल्यूएशन का हो सकता है, पर्सनैलिटी का, इंटेलिजेंस का, अलग अलग तरीके उनको मेज़र करने के। बट यहाँ पे हम जनरली बात करने वाले हैं कि ये जो स्टडी है बिहेवियर की या मेंटल प्रोसेसेस की, इनके लिए इनकी इंक्वायरी करने के लिए कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। ठीक है, साइकोलॉजी में भी जब हम साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला क्वेश्चन तो है आपका जो वो सीक्वेंस का ही क्वेश्चन रहता है कि ये जो स्टेप्स हैं इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो साइंटिफिक रिसर्च जब हम करते हैं तो क्यों करते हैं, सबसे पहले तो हमारे सामने क्या होना चाहिए, एक क्वेश्चन होना चाहिए, प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, मतलब पहला स्टेप आता है कॉन्सेप्चुलाइजिंग ए प्रॉब्लम और पोज ए क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सामने पहले एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, एक क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे मान लो वो कुछ भी हो सकता है, बच्चे के बिहेवियर को लेके हो सकता है, उसके मेंटल प्रोसेसेस को लेके हो सकता है, पर्टिकुलर जो पर्सन है या बच्चा है, इंडिविजुअल है, उसने ऐसा बिहेव क्यों किया, ऐसा मान लो हमारे सामने कोई क्वेश्चन है, वो प्रॉब्लम है। तो अब क्या करना चाहते हैं हम, उस चीज़ को के कंक्लूज़न तक पहुंचना चाहते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम अगर हमारे सामने है उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, जिसके लिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना बनाते हैं हम। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब एक थ्योरी बना ली कि भाई इसलिए हुआ होगा ये चीज़, है ना। ऐसे मल्टीपल बना सकते हो आप, कुछ भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। एक टेंटेटिव आंसर ढूंढ लेते हो मतलब उस प्रॉब्लम का, उसे कह देते हैं हम हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एक हाइपोथेसिस हमने बना लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। ठीक है, जिसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज आप डाटा को कलेक्ट करते हो, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है, और जो भी हाइपोथेसिस है उससे फिर कोई कंक्लूज़न ड्रॉ करते हो, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने वो जो प्रॉब्लम का अगर सही सॉल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है, तो क्या है, आप वो फाइनल आपका कंक्लूजन होगा। नहीं तो फिर से आप रिवाइज करोगे रिसर्च कंक्लूजन को, नया जो हाइपोथेसिस होगा उसको फिर ट्राई करोगे, उसका एक्सपेरिमेंट करोगे। अगर वो भी सही नहीं हुआ तो ऐसे ही आगे से आगे ही प्रोसेस चलती चलती है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें ये जो रिसर्च है ये कैसी है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली है। ठीक है, आगे से आगे हम कंक्लूजन तक पहुंचते जाते हैं। तो यहाँ पे मेन जो आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्टेप्स वाला, कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा। 5 स्टेप भी दे सकता है एग्जामिनर, 7 वाला भी दे सकता है, 6 वाला भी दे सकता है। बट सीक्वेंस यही है, एक बार समझ आ गई चीज़ कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, तो बीच में कोई भी चीज़ें ऐड कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स वाला आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स की, जिसमें हमारा पहला मेथड आता है ऑब्जर्वेशनल मेथड, अवलोकनात्मक विधि है। ठीक है, अवलोकन मतलब देखना, ओके, या ऑब्जर्व करना। तो वैसे तो आप देखते हो डेली लाइफ में आप अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी डे टू डे लाइफ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। उसके भी स्टेप्स हैं हमारे पास, सिलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, मतलब पहले तो आप सिलेक्ट करोगे कि किसके बिहेवियर को आपने, मेनली बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे कि किसके बिहेवियर को आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कोई बच्चा हो सकता है, क्योंकि आप टीचर हो तो टीचर के केस में एक बच्चा ही होगा। फिर क्या करोगे, आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लोगे, जो भी अलग अलग टाइम पे हो, जो भी वो बिहेवियर करता है उस चीज़ को आप क्या कर लेते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो। ठीक है, और लास्ट में क्या करते हो, एनालाइज करते हो उस चीज़ों को कि कब बच्चे ने क्या किया। ठीक है, तो उस चीज़ का फिर एनालिसिस करते हो, जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया। ये स्टेप्स रहते हैं आपके ऑब्जर्वेशनल मेथड के।
बट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आगे है अभी क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आपके टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन से पूछ सकता है। दो टाइप हैं ऑब्जर्वेशन के, नेचुरलिस्टिक प्राकृतिक या कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जिसे बोला जाता है, और दूसरा नॉन पार्टिसिपेंट्स वर्सेस पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड का मतलब कि या तो नेचुरल सिचुएशंस में आप करते हो या फिर ऐसी सिचुएशंस आप बनाते हो जो कंट्रोल्ड है आपके अंदर, जैसे लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं। ओके, तो जैसे आपने वो पढ़ी होगी बेंडूरा की थ्योरी थी, तो उन्होंने क्या किया था, बच्चों को जैसे रूम में रखा था और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि दूसरे टॉयज़ वाले रूम में बच्चा जब जाता है तो क्या बिहेवियर शो करता है। तो वो एक तरह की वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन थी, नेचुरल सिचुएशंस में नहीं वो की जा रही थी। ठीक है, तो कंट्रोल्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो एक तरह से लैबोरेटरी में की जाती है। ठीक है, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। जबकि जो नेचुरलिस्टिक है ये प्राकृतिक है, नाम से ही समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो नेचुरल सिचुएशंस होती हैं उसमें ये किया जाता है, मतलब रियल लाइफ सेटिंग में ये चीज़ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली आप किसी इंडिविजुअल को या जिसको भी ऑब्जर्व करना है उसको कंट्रोल सिचुएशन में रखते हो, ये रियल लाइफ सिचुएशंस में होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप एक क्लास में बच्चों को नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, बट पर्टिकुलरली जैसे लैब में जो चीज़ें होंगी, जैसे एनिमल्स पे, एनिमल्स क्या क्या चीज़ें करते हैं या कोई पर्सन क्या क्या बिहेवियर शो करता है, वो लैब में जब नोटिस करते हो, रूम में नोटिस करते हो पर्टिकुलरली, तो वो एक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा नॉन पार्टिसिपेंट्स वर्सेस पार्टिसिपेंट्स, ये भी नाम से आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको। नॉन पार्टिसिपेंट है मतलब जो ऑब्जर्वर है वो क्या करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पे वो एक बच्चे को या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। बट नॉन पार्टिसिपेंट्स में वो दूर से देख के इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो इंटरफेयर नहीं करता नॉर्मल जो भी इंडिविजुअल्स की लाइफ में चल रहा है। वहाँ दूर पे जैसे कोने में बैठ के आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज़ को, उसे कहते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जबकि पार्टिसिपेंट्स में क्या हो जाएगा, इससे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी आप क्या करते हो, खुद से इन्वॉल्व हो जाते हो उस चीज़ में, उस सिचुएशन में, जैसे उस ग्रुप का हिस्सा ही बन जाओगे आप खुद से ही। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्लियर ये चीज़। जब दूर से ये कोने से देख रहे हो तो नॉन पार्टिसिपेंट्स, और जब क्लास का हिस्सा ही बन गए, उस ग्रुप के बीच आ गए हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ आनी ही चाहिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड की जो है। तो एक्सपेरिमेंट से समझ आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो कब किया जाता है, ये इस मेथड का यूज़, जब काउज इफेक्ट रिलेशनशिप बताना है आपने दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, प्रभाव और कारण संबंध बताना होता है। तो यहाँ पे दो जो चीज़ें हैं, दो चीज़ें, उनको वेरिएबल्स का नाम दिया जाता है, और ये चीज़ें कंट्रोल्ड सेटिंग में होती है। ठीक है, दो क्या बोला, इट इज़ केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीजर इन विच चेंजेस आर मेड इन वन फैक्टर एंड इफ इट्स इफेक्ट इज स्टडीड ऑन अनदर फैक्टर। मतलब यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिन्हें वेरिएबल्स का नाम दे देंगे हम, और जब एक में आप कोई चेंजेस करते हो उसका प्रभाव जो है वो दूसरे पे पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा, काउज इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, काउज क्या आ गया, काउज इज़ द इवेंट बीइंग चेंज्ड और मैनिपुलेटेड एंड इफेक्ट इज़ द बिहेवियर दैट चेंजेस बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन। मतलब ये काउज आ गया, इसमें हम चेंजेस करते हैं, और दूसरा जिस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है उसे या जिसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं उसे इफ़ेक्ट का नाम दे देते हैं। तो इसे एक और चीज़ से हम समझेंगे, यहाँ पे वेरिएबल वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपसे एग्जाम ने पूछा, जैसे जेबीटी में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके जेबीटी का जो टैट हुआ था उसमें। तो वेरिएबल जो हैं दो टाइप के होते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर ये आएंगे, दो टाइप के हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो पीछे हमने बात करी ना, दो फैक्टर्स या दो इवेंट्स के बारे में, है ना, वही हैं ये वेरिएबल्स। तो जैसे हमने बोला कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक में चेंजेस करते हैं, एक इवेंट या वेरिएबल में, और उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें किसका नाम दिया जाता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, जिसे हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और या अल्टर करते हैं। ओके, और
फिर उसमें चेंज करने की वजह से उसका जो इफ़ेक्ट है वो किस पे देखने को मिलता है, हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इफ़ेक्ट जो है, जिस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा वो क्या है आपका मतलब हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स ऑन विच द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड, उसे क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंजेस किए हमने और उसका इफेक्ट हमें किस पे देखने को मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हूँ। जैसे मान लो कोई प्लांट है, उस प्लांट पे आप क्या देते हो, उसे पानी देते हो, उसमें फर्टिलाइज़र डालते हो, खाद वगैरह डालते हो, है ना। ओके, तो यहाँ पे जो प्लांट है ऑब्वियसली अगर अच्छा वाटर उसे दोगे, अच्छे फर्टिलाइज़र दोगे तो उसमें क्या होगी, उसकी ग्रोथ होगी, यही चीज़ होगी ना, वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या गया, हमने बोला कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसे हम अल्टर करते हैं, जिसमें चेंजेस करते हैं और उसका प्रभाव हमें किस पे देखने को मिलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने को मिलता है। यही बोला हमने, है ना। तो ये जो मैंने वाटर का एग्जांपल लिया या फर्टिलाइज़र का एग्जांपल दिया, ये किसका एग्जांपल आ गया, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, और इसका इफेक्ट किस पे देखने को मिलेगा, हमें प्लांट की ग्रोथ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो प्लांट की ग्रोथ है ये क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इससे सिंपल और कोई एग्जांपल नहीं है मेरे पास, ये समझ आ गया होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसे आप ऑल्टर कर सकते हो, जिसमें आप चेंजेस करते हो, जैसे वाटर का अमाउंट कम दोगे, ज़्यादा दोगे, फर्टिलाइज़र खाद कम डालोगे, ज़्यादा डालोगे, है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसका प्रभाव असर किस पे पड़ेगा, इफेक्ट पे, प्लांट की ग्रोथ पे। तो ये जो प्लांट की ग्रोथ है ये हमारा क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, यही तो हमने बोला कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसे हम मैनिपुलेट करते हैं, अल्टर करते हैं और इसका प्रभाव जिस पे पड़ता है, इसका इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो आपका क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, याद रखना है, एग्जामिनर घुमा फिरा के ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको इनके बारे में याद रखना है। तब मेरा एग्जाम्पल याद कर लेना, आई होप आप क्वेश्चन तब सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट उसके बाद बात आती है पर्सनल इंटरव्यूज़। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे ना एक और चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट जो है वो मतलब ग्रुप का भी हो सकता है, ग्रुप पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और एक सिंगल इंडिविजुअल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात का भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर, चलो तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब किसके बारे में हम बात करेंगे, पर्सनल इंटरव्यूज़ के बारे में। ये भी एक मेथड है हमारे बिहेवियर की स्टडी करने का। ओके, तो इंटरव्यूज़ के बारे में तो सबको पता है, साक्षात्कार विधि ही आ जाती है। इंटरव्यू में क्या किया जाता है, डायरेक्टली जैसे जो आप से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्टली जो पर्सन है उसे इन्फॉर्मेशन उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है ना, ऐसा ही मेथड है। डायरेक्टली जैसे आप जॉब लेने जाते हो तो इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन कि आपकी ने पहले कहाँ पे काम किया है, आपकी स्टडी क्या है ना, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें आपसे पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप आंसर करते हो। तो ये दो तरह के इंटरव्यूज़, दो टाइप के हो सकते हैं, कि स्ट्रक्चर्ड हो सकता है और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो पहले से प्रिपेयर किया होता है, ऐसे नहीं उस टाइम बनाने बैठोगे, तभी तो स्ट्रक्चर्ड का नाम दिया है ना, पहले से प्रिपेयर है। और इंटरव्यूअर भी अपनी मर्जी से कुछ चेंजेस नहीं कर सकता उन क्वेश्चन में। और इवन जो आंसर होता है वो भी एक तरह से प्री डिसाइडेड ही होता है, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा तो हम मन में सोच लेते हैं ना कि ये आंसर होना चाहिए, वैसे प्री डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब फिक्स्ड आंसर होते हैं, अपनी मर्जी के नहीं बोल सकते हो आप। जैसे बोला कि इंडिया की कैपिटल क्या है तो फिक्स्ड आंसर है उसका, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन के एग्जाम्पल होते हैं, याद रखना है। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड भी आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में ऐसा नहीं है कि प्री डिसाइडेड होंगी सारी चीज़ें, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मतलब इंटरव्यूअर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन का भी ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन है वो क्लोज एंडेड होगा, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड में मतलब पहले से प्रिपेयर्ड है ना, और क्लोज एंडेड टाइप के क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर
कुछ चेंज नहीं कर सकता अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे इंटरव्यूअर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है क्योंकि पहले सेशन ही प्री डिसाइडेड है चीज़ें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ओपन एंडेड होते हैं, मतलब सामने वाला जो पर्सन है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें क्या कर सकता है, बता सकता है। जैसे बोला कि अपने बारे में डिस्क्राइब करो, तो फिक्स आंसर थोड़ा ना होगा इस क्वेश्चन का। कोई ए पर्सन जो है वो अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है, बी पर्सन अलग तरीके से डिस्क्राइब करेगा। बट अगर पूछा कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो ए बी सी सारे पर्सन क्या करेंगे, एक फिक्स आंसर ही उनको देना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है क्लोज एंडेड का, ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का, और अनस्ट्रक्चर्ड का दूसरा वाला जहाँ पे अपनी मर्जी के आंसर दे सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइप हैं इंटरव्यू के या सिचुएशंस बोल सकते हो उसमें, ये भी अलग अलग तरह की होती है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन का इंटरव्यू ले। जैसे कि नॉर्मली जब आप एक जॉब लेने जाते हो तो एक पर्सन सामने जो बॉस है या जो भी एचआर है वो इंटरव्यू लेता है, एक पर्सन एक ही पर्सन का इंटरव्यू ले रहा है, तो उसे कहेंगे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल टू ग्रुप हो जाता है, एक इंडिविजुअल पूरे ग्रुप का ही इंटरव्यू लेता है आपका। ठीक है, तो उनसे वेरियस क्वेश्चन पूछता है, मतलब जैसे एक तरह से ग्रुप डिस्कशन टाइप हो गया। फिर ग्रुप टू इंडिविजुअल हो जाता है, जैसे कि कुछ आपके एग्जामिनेशंस होते हैं। ठीक है, ए रैंक की जॉब होती है तो वहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूअर बैठे होते हैं ग्रुप में। जैसे मान लो केवीएस का इंटरव्यू है तो 3-4 लोग वहाँ पे बैठे होंगे, आईएएस का इंटरव्यू 3-4 लोग बैठे होंगे और वो एक पर्सन का इंटरव्यू ले रहे होंगे, उसे कहेंगे ग्रुप टू इंडिविजुअल। और एक ग्रुप टू ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यू देने वाले भी बहुत सारे होंगे, इंटरव्यू लेने वाले भी बहुत सारे होंगे, वो होगा ग्रुप टू ग्रुप। ये 4 टाइप हैं, 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं इंटरव्यूज़ के, ये भी आप याद रख सकते हो। वैसे अभी तक यहाँ टाइप वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट एग्जामिनर पूछने को आजकल कुछ भी पूछ रहा है तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चनियर सर्वे। क्वेश्चनियर मतलब प्रश्नावली है ये। ठीक है, क्वेश्चनियर से समझ आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन, सिंपल और वर्सेटाइल है, लो कॉस्ट तरह की सेल्फ रिपोर्ट मेथड है, जहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सेट ऑफ क्वेश्चन है वो प्री डिटर्मिन्ड रहते हैं, मतलब पहले से निर्धारित होते हैं, और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको रीड करके क्वेश्चन का आंसर जो भी पार्टिसिपेंट्स है या जो भी पर्सन है इंटरव्यूअर है वो देता है। ठीक है, तो एक तरह से ये बोल सकते हो ये हाईली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में तो भी तो यही था, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो यहाँ पे भी वैसे ही रहता है। जो क्वेश्चंस हैं आपके वो यस और नो वाले भी हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाले हो सकते हैं, एमसीक्यू टाइप हो सकते हैं, एग्री डिसएग्री है ना, अनडिसाइडेड ऐसे वाले हो सकते हैं, या कई बार रेटिंग स्केल की फॉर्म में भी आ जाते हैं, जैसे 1 to 5, 1 to 7। आपने देखा होगा कि में लिखा होता है पुअर, एक में लिखा होता है गुड, एक में वेरी गुड, है ना, वेरी वेरी गुड, एवरेज, इस तरह का बन सकता है। तो इस तरह का ये एक सर्वे होता है क्वेश्चनियर की फॉर्म में, जहाँ पे क्या किया जाता है, आपका जो भी पर्सन है वो क्या करता है, इन क्वेश्चंस के आंसर देता है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो आपने याद रखने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जब टेस्ट के बारे में बात आते हैं तो उस टेस्ट में कुछ चीज़ों का ध्यान आपने रखना होता है। तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं, मेन 4 पढ़ेंगे वैसे तो यहाँ पे। तो पहले उसमें आती है ऑब्जेक्टिविटी। एक जो टेस्ट है कोई भी, मतलब किसी भी पर्सन के बिहेवियर को, मेंटल प्रोसेसिव या एक्सपीरियंस को स्टडी करने के लिए जो टेस्ट ले रहे हो, उस टेस्ट में क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। चाहे वो इंटेलिजेंस का हो, पर्सनैलिटी का हो, किसी भी चीज़ का हो, है ना, किसी भी चीज़ का एवेलुएशन करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिविटी से क्या मतलब है, इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट इफ 2 or more रिसर्चर administer a psychological test on the same group of people, both of them would come up with more or less the same values for each person in the group। ठीक है, मतलब क्या किया जा रहा है यहाँ पे, 2 या 2 से ज़्यादा टीचर मान लो, है ना, वो क्या करते हैं, कोई टेस्ट लेते हैं सेम ग्रुप का, मतलब सेम क्लास का ही टेस्ट ले रहे हैं, तो दोनों ही क्या होने चाहिए, ऑलमोस्ट सेम उस पे कंक्लूज़न पे पहुंचने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाए टीचर के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग, वो सेम ही रहना चाहिए, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। क्लियर। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी। अब आप रिलाई भी करने चाहिए उस टेस्ट पे, मतलब रिलायबिलिटी का क्या मतलब हो गया कि refers to the consistency of scores obtained by an individual on the same test
ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स। अब जो भी टेस्ट लिया, मतलब एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या होता है, अगर कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, वो अलग अलग टाइम पे भी, डिफरेंट ओकेज़न पे भी उस टेस्ट को देता है, तो वो सेम ही स्कोर को ऑब्टेन करता है, कंसिस्टेंसी रहती है। तो तब बोल सकते हैं हम कि तब हम ऐसे टेस्ट पे रिलाई कर सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट लिया तो उसका स्कोर वही रहेगा, डिफरेंट ओकेज़न पे भी ले चाहे वो, ऐसा नहीं वो वेरी करेगा, तो रिलायबल नहीं है। और एक जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वो एक रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड थर्ड चीज़ उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी में मतलब जैसे हमने कोई टेस्ट लिया तो उस टेस्ट को मेज़र करने का कोई रीज़न तो होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, वैलिडिटी रेफर्स टू द क्वेश्चन डज द टेस्ट मेज़र व्हाट इट क्लेम्स टू मेज़र। क्या हमने, जैसे बच्चे का मान लो आईक्यू चेक करना था, पर्सनैलिटी को चेक करना था, क्या वो टेस्ट कर पाया या नहीं। इस चीज़ को जो मेज़र कर पाता है उसे ही हम किसका नाम दे देते हैं, वैलिडिटी का नाम, कि भाई हमारा जो टेस्ट है वो क्या है, वैलिड है। एंड लास्ट चीज़ आती है नॉर्म। नॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, इट इज़ द नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। ठीक है, नॉर्म्स को हम क्या कहेंगे, जो भी नॉर्मल या एवरेज परफॉर्मेंस है पूरे ग्रुप की, उसे हम किसका नाम दे देते हैं, नॉर्म्स का। मतलब एक टेस्ट तभी स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनेगा व्हेन नॉर्म्स आर डेवलप्ड फॉर द टेस्ट। ठीक है, तो उस नॉर्म्स हमने बता दिया क्या हो जाएगा, जो भी एवरेज परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो उसे हम किसका नाम दे देंगे, नॉर्म्स का नाम दे देंगे। क्लियर ये चीज़। इसके अलावा जो टेस्ट हैं आपके वर्बल, नॉन वर्बल, इंडिविजुअल, ग्रुप, सारे हो सकते हैं, बट ये आगे जाके जब मैं इंटेलिजेंस वाला टॉपिक आपको कराऊंगी तब कर लेंगे। वैसे भी आपने पढ़े होंगे क्योंकि ये सीरीज़ मैंने स्पेशली ऐसी रखी है, जो न्यू टॉपिक्स हैं जो पहले आपने नहीं किए हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब एक बार ये चीज़ हो जाए तो फिर से हम रिवाइज़ कर लेंगे बाकी टॉपिक्स को भी डिटेल में। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ये टाइप ऑफ टेस्ट हैं, ये मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ जो स्पीड और पावर को टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वो वर्बल नॉन वर्बल के बारे में नहीं बात कर रही, वो आपको आई थिंक पता ही है। तो स्पीड और पावर टेस्ट वाला क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है, और ये लोग आप पढ़ते नहीं हो ये चीज़, तो ये नई चीज़ है इसलिए मैंने ये ऐड किया है इस सीरीज़ में। ठीक है, बट आप ये मत सोचना बाकी भी मैं टॉपिक आपको करवाऊँगी, बट अभी पहले जो आपने नहीं पढ़े होंगे कभी टॉपिक, उनको हम फोकस कर रहे हैं उन पे। तो स्पीड का मतलब बच्चे की स्पीड को जो मेज़र करता है टेस्ट, कि ऐसा नहीं है इसमें जो क्वेश्चंस है वो बहुत डिफ़िकल्ट या ऐसे कुछ रखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, स्पीड को इम्पोर्टेंस दी जाती है, मतलब टाइम लिमिट रखी जाती है। क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल हो सकते हैं जिसे हर कोई सॉल्व कर सकता है, बट कौन कितना जल्दी कर सकता है वो इम्पॉर्टेंट है हर पे। जैसे बैंकिंग का टेस्ट होता है आपका, तो उसमें टाइम बहुत कम दिया जाता है, क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं, आप भी करने बैठो तो कर लोगे आराम से, बट स्पीड मैटर करती है। और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे पावर चेक किया जाता है, मतलब एक तरह से एबिलिटी को चेक किया जाता है। इसमें टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, यहाँ पे इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि क्या पर्सन जो है वो उस प्रॉब्लम को एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहा है या नहीं, डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा खासा दिया जाता है मतलब यहाँ पे। और कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें स्पीड और पावर दोनों को ही मेज़र किया जाता है, तो उसे स्पीड पावर टेस्ट बोल देंगे। अकेला स्पीड को ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है, टाइम को ही मतलब, तो स्पीड टेस्ट, एबिलिटी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है तो पावर टेस्ट। याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। मैंने ऐसे ही रखे हैं जैसे यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, ऐसे फालतू की चीज़ कोई नहीं है, तो आपको पढ़ना ही है सब कुछ। ऑलरेडी मैंने सम अप करके ही दी हुई हैं चीज़ें, तो इसमें से भी आपने खुद से सम अप नहीं करना है चीज़ों को। नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है, जो भी पर्टिकुलर केस है, केस मतलब इंडिविजुअल पर्सन कोई भी, उसकी इन डेप्थ स्टडी की जाती है। ठीक है, तो इस केस स्टडी में क्या किया जाता है, इज़ ए वैल्यूबल रिसर्च टूल इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या है, तो वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है उसे देख लें, इंपॉर्टेंट है वो। इंट्रोडक्शन नहीं पता होगी तो आगे की चीज़ें नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो केस स्टडी को जो इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी वो सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड कौन है आपको पता है, साइकोएनालिटिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फाउंडर हैं। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के बारे में ये बात करते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम क्या करें, अगर कोई भी इंडिविजुअल है
उसका पूरा जो भी वो चीज़ें करता है उनका एक अच्छे से रिकॉर्ड बना के रखें, तो हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, या पर्टिकुलर जो आज उसका बिहेवियर है वो किस चीज़ की वजह से। ठीक है, फ्राइड ने इस चीज़ का यूज़ किया केस स्टडी का। सिगमंड जो हमारे प्याजे हैं, जीन प्याजे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उन्होंने भी इस चीज़ का यूज़ किया। आपको पता होगा कि उनके 3 बच्चे थे, लॉरेंट, लूसियन एंड जैकलिन, ये 3 बच्चों थे। उन्हीं पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, मतलब उन पे उन्होंने केस स्टडी की थी, और उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डेवलप किया था। ठीक है, तो ये किस लिए किया जाता है, टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कैसे सोशलाइज होते हैं बच्चे, या कैसे डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट बच्चों में होती है, उस चीज़ को मेज़र करते हैं, या उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, केस स्टडी मेथड का यूज़ करते हैं। तो केस स्टडी आपने याद रखना है, ये भी आई थिंक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इन डेप्थ जब स्टडी करनी हो पर्टिकुलर केस की, तो उसके लिए हम केस स्टडी का यूज़ करते हैं। जितनी भी ये चीज़ें थी सारी ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने सब कुछ ही पढ़ना है। प्रीवियस अगर लेक्चर नहीं देखा है उसे भी देख लें। ठीक है, जिससे कि आपको सारा अच्छे से नॉलेज हो सके। अभी से तैयारी करोगे तभी अपने टेस्ट को क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज़ टेस्ट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिए हैं एग्ज़ामिनर ने आज की डेट में। अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।